हेलो एवरीवन, मैं नीता का स्वागत करती हूँ और फिर एक मैं नए सीरीज के साथ आई हूँ। यहाँ पर देखेंगे पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और आज टोटल 50 प्रश्न फिर देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी करा कीजिए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बढ़ते हैं आपकी आगामी एग्जाम की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न हैं, तो बिल्कुल इसे देखें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन-सी भाषा नहीं है? तो नहीं पे ध्यान रखना है। नहीं है तो ये बघेली नहीं होगा क्योंकि ये बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियाँ आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखना है। बाकी जो है ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है जो मेवाती है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यहाँ पर तो पूर्वी हिंदी तो होगा नहीं। चलिए अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? राजस्थानी। जी बिल्कुल राजस्थानी ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 उपभाषाएँ आती हैं, तो ध्यान रखना है। और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट किया करें, जो क्वेश्चन मैं पूछा करती हूँ, उससे आपका भी रिवीजन होगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये सबसे बड़ी जो विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होता है ये और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत यहाँ पर देखा जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप है भोजपुरी, मगधी और मैथिली। ये 3 जो हैं बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बाकी जो अवधी है ये जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सही युग्म आपको चुनना है। तो सही युग्म पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है ये खड़ी बोली कौरवी भी कही जाती है। इसमें खड़ी बोली आती है जिसे खड़ी बोली को कौरवी भी कही जाती है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। हाँ, बाकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी नहीं आती है। मारवाड़ी आती है राजस्थानी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी में गढ़वाली नहीं आती है। पहाड़ी हिंदी में बघेली नहीं आती है। बघेली जैसा कि अभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने बताया। तो ए ऑप्शन ही सही है, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? तो ये होगा राष्ट्रीयता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? तो को है। कर्ता ने कर्म को, तो को यहाँ पर सिंबल आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है सही कथन चुनना है। तो यह और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो ए ही ऑप्शन वहां पर सही है, बाकी तो यहाँ पर गलत दी गई है। अगला प्रश्न है हिंदी की स यानी कि तालव्य श ध्वनि है, तो ये मूर्धन्य में आती है। ठीक है, मूर्धन्य श ध्यान रखना है इसमें। ये थोड़ा-सा आप देखें यहाँ पर कि ये इसका जो आंसर की दिया गया था यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है, तो ये तालव्य श के अंतर्गत आती हैं तालव्य श। तो ध्यान रखना है ये मूर्धन्य और तालव्य सबका जो थोड़ा-सा माइनर है अंतर, इसको ध्यान रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है अपव्यय शब्द का विलोम है? तो ये हो जाएगा मितव्यय, सी हो जाएगा ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो कमल, कमल का जलज, पंकज, सरोज आदि। ठीक है, ये सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन ये भी सही हैं। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी ये सभी सही हैं, लेकिन सूर्य, दिवस, याम, वाशर ये सारे गलत हैं। तो डी ऑप्शन आपका गलत होगा। अगले बढ़ते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। फूल मुरझाया हुआ वर्षा की फुहार से
अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी और मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो कौन सा होगा? हाँ, तो सी ही होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर। ए है, ठीक है? देखिए कि ए यहाँ पर सही है। ए क्या है? देख लेते हैं एक बार। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। अच्छा, खिल उठी यहाँ पर थी तो इसीलिए ये गलत हो गया, खिल उठा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है, रचना के आधार पे पूछा जा रहा है। अब देख लें यहाँ पे रचना के आधार पे, तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे गलत है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है रचना के आधार पे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कैसे होगा, ठीक है? डी ऑप्शन तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ पर आंसर बताइएगा, यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है? लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पर आंसर ये गलत दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको आंसर उसका मिल जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आप इस प्रश्न का आंसर ज़रूर से दीजिएगा क्योंकि ये इस बार ही पूछा गया है 6 टू 8 का प्रश्न में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उत्साह शब्द का विशेषण है, तो उत्साह का हो जाएगा उत्साहित। आगे बढ़ते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो ये निषेध वाचक, क्योंकि नहीं ली तो काम नहीं हो रही है, निषेध की प्रवृत्ति दिख रही है। मोहन से चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। आप लोगों ने वाच्य तो पढ़ा ही होगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृत्यवाच्य। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए प्रश्न है तो ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को। आगे है अतिथि का पर्यायवाची है, तो अतिथि का पर्यायवाची जो होता है एक आगंतुक भी होता है, ठीक है? अतिथि जिसे आगंतुक भी कहा जाता है और एक इसका जो पर्यायवाची होता है जरूर से आप कमेंट में कीजिएगा, जो सभी जगह प्रयुक्त होता है ध्यान में रखना है। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक का, ये देख सकते हैं गलत है, ये अलौकिक यहाँ पर सही होगा, अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, गमन का विलोम जो होगा ये आगमन होगा, ठीक है? आगमन होगा, गमन जाना, आगमन आना, तो विलोम है। आगे पूछते हैं अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये राम भक्त नहीं होगा, लेकिन आप लगा सकते हैं। राम भक्त आप जैसे देखेंगे लगा देंगे, लेकिन ये पवन सूत होगा, बजरंगबली, कपीश्वर, हनुमान नहीं होगा। हनुमान भक्त राम जी, हनुमान जी थे लेकिन वो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा उनको यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, ये तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम है अनावरण होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है, तो ये अधीर होगा। जिसमें धैर्य ना होता हो उसे अधीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो झंडा होगा, निशान होगा, ध्वज होगा, ये पताका का पर्यायवाची है, लेकिन प्रस्तर नहीं होगा। प्रस्तर का पर्यायवाची क्या होता है ये थोड़ा सा आप बताएंगे कमेंट में कि प्रस्तर का पर्यायवाची क्या होता है, ये जरूर से बताइएगा। तो 4-5 प्रश्न आपके हो गए तो जरूर से बताना है इसे। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? धोखा देना। आगे ऑप्शन देखते हैं, चाणक होना, चुगली करना या फिर असर ना होना। तो कान भरना जैसे चुगली करना होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाता है अभूतपूर्व, जिसे जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो कवित्री, ये देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया था, स्टेट में भी पूछा गया है और टीआरई थर्ड में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना है।
इस तरह के प्रश्न को तो कवियत्री होता है, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये माघ है। माघ ने लिखा है शिशुपाल वध। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास की है, भरत मुनि की है, कालिदास की है या फिर चाणक्य की है? तो ये कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है अन्याय शब्द संधि विच्छेद होगा, तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य धन, अन्य, अन्याय, देख सकते हैं यहाँ पर आकर लगी हुई है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देख लें, अगला प्रश्न है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति आपको चुनना है। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान, बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखते हैं अश्मत शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं, तो ये होगा मया, आवाभ्याम, अस्माभि, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है इसे। और मैं बताते सॉरी दोस्तों, और मैं बताते चलूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ और इन्फॉर्मेशन भी बताती हूँ जो भी होता है, तो जरूर से ज्वाइन कर लें इसे। और चैनल को जरूर से लाइक सब्सक्राइब करते जाएं, फ्रेंड तक भी इसे जरूर से शेयर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा? तो ये होगा रमाशु, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और इस बार टीजीटी में प्रश्न पूछे गए थे या फिर 6 to 8 में, ठीक है। आगे है स्व स्व तेयस्तु श का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वाति धनस्तु, सौधन अस्तु या फिर स्वत्व धन अरस्तु। तो ऑप्शन देख लें यहाँ पर, ए ही होगा, तो ए ही सही है, तो ए ही होगा इसमें स्वाति धन अस्तु, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो उत्तधन चारणम उच्चारणम व्यंजन संधि है। रामस धन टिकते, रमेश टिकते, शतधन चित सचित, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है। बाकी सी ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अब बताइएगा कि सी ऑप्शन जो है कौन सी संधि है, ठीक है, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्री हर्ष का ग्रंथ है, तो श्री हर्ष का जो ग्रंथ है वो निषद्ध काव्य है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है रजु शब्द का हिंदी में अर्थ है, तो रजु मीन्स रस्सी होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये जो एक वचन का रूप जो होगा ये पठसी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे है राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, तो ये होगा रामस्य, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और यहाँ से प्रश्न आपके 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन सा अलंकार? उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा? तो ये जो थे उपमा के ही थे, ठीक है, उपमा के ही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का अनुवाद संस्कृत में है, और ये केवीएस में प्रश्न पूछे गए थे। तो मार्गम उभयतः वृक्ष सन्ति, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे प्रश्न है संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो ये दंडी की प्रसिद्धि सर्वाधिक है। संस्कृत काव्य में जो पद लालित्य होता है उसकी बात हो रही है,
तो डंडी इसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखना है डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो हरिश्चंद्र कौन-सा संधि प्रयुक्त हुआ है नाम के आगे? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या तेजो धन में कौन-सा है? तो ये तो होगा ही नहीं। तो बताइएगा कौन-सा तेजो धन में? नहीं, देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा। सी ही ऑप्शन होगा, ठीक है? क्योंकि ये विसर्ग संधि ही इसमें आएगा। हरिश्चंद्र में अगर आप इसे संधि विच्छेद कीजिएगा, तो इसमें विसर्ग संधि ही होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तेज धन में, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इति धन आदि, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, मालती माधव के रचनाकार हैं, तो ये भवभूति हैं। और ये टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न है, जहाँ पर आपके संस्कृत अनिवार्यता रखा गया है, उसमें यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछे गए प्रश्न हैं सभी। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है पेपर को। और जैसे ही ये सीरीज खत्म होता है, वैसे ही आप लोगों के लिए मैं नया सीरीज टॉपिक वाइज और प्रश्नोत्तरी करेंगे, पूरे कवर के साथ उसको। और फिर आपके जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, उससे जैसे जिस तरह से मैंने तैयारी किया था, वैसे ही आप लोगों को मैं आगे-आगे जो भी प्रश्न होंगे कर सॉल्व करवाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना हो सके उतना ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। और अगर जिस प्रश्न में आपको कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ये सबसे अच्छा ट्रिक है पढ़ने के लिए। अब जो ट्रिक समझें या जो भी समझें, लेकिन जहाँ जिस प्रश्न में आपको कठिनाई मालूम हो, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा धैर्य रखकर उसको उस टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करना है, तभी अच्छे से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है? तो ज़रूर से कवर कीजिएगा। और ये जो प्रश्न है, आज टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्न किए? 50 प्रश्न किए। काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरे द्वारा प्रश्न है, बिल्कुल नहीं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। 1-2 प्रश्न एमसीक्यू हो सकते हैं, लेकिन ये सभी जो प्रश्न हैं, ये टीजीटी, पीजीटी 6 टू 8 केवीएस, एनवीएस में सभी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? तो जो सरल, कठिन ऐसा मत समझिएगा, जो पूछे गए प्रश्न हैं, वही मैं करा रही हूँ सभी बारी-बारी से, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक बिल्कुल बने रहें मेरे साथ, और चैनल को देखते हैं तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच।